जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे भारत की संघ व्यवस्था के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे शासन के अंग के बारे में, कार्यपालिका का संक्षिप्त विवरण, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शपथ, कार्यविधि और मुख्य कार्य। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अब तक के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने। अब बात करते हैं भारत की संघ व्यवस्था के बारे में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास खुद का बनाया हुआ कोई नियम कानून नहीं था, कोई संविधान भी नहीं था। आज़ादी के समय देश कई प्रांतों में बटा हुआ था। हर प्रांत के अपने अलग अलग नियम कानून होते थे। कोई प्रांत किसी राजा के हिसाब से चलता था, कोई किसी नवाब के हिसाब से चलता था। तो सब प्रांतों के अपने अलग अलग नियम कानून हुआ करते थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं, जब उन्होंने सभी प्रांतों को एकीकरण किया भारत में, उस समय एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि इन प्रांतों के अलग अलग कानून में एक कानून कैसे लागू किया जाए। तो उस समय एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने देश के अलग अलग देशों के कानून के बारे में पढ़ा और सभी देशों से मिला जुला एक ऐसा कानून बनाया जो भारत में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें यानी क्षेत्रीय सरकारों के मध्य में उनके अधिकार क्षेत्र के अलग अलग बंटवारा करती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि संविधान में समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची है। इनमें अलग अलग राज्य और केंद्र के बीच में अलग अलग अधिकारों के मध्य बंटवारा किया गया है। अब इसको परिभाषा के रूप में हम देखेंगे। संघ सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें समस्त शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्र सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग संविधान के अनुसार करने में स्वतंत्र होते हैं। संघ शासन का अर्थ है संधि या समझौता। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य उनके अधिकारों को लेके एक प्रकार से संधि है। इन अधिकारों को संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में भी देखा जा सकता है। भारत के संविधान में संघ व्यवस्था को अपनाया गया, अर्थात ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया जिसमें प्रत्येक प्रांत के अलग कानून हैं और केंद्र के अलग कानून हैं और इन दोनों के मध्य में, इनके कानूनों के मध्य में बंटवारा है। कोई किसी दूसरे के कानून में हस्तक्षेप नहीं करता। अब हम ये भी जानेंगे कि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। इसके स्थान पे संविधान के अनुच्छेद में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। आइए बात करते हैं संघ के अंगों के बारे में। वैसे तो संघ को 4 अंग में बांटा गया है, जिन्हें हम 4 स्तंभ भी कहते हैं, जिसमें से पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है प्रेस अर्थात पत्रकारिता। हमारे संविधान में कहा गया है कि अगर ये अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो देश की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कार्य करती हैं। विधायिका का सीधा अर्थ होता है कानून बनाने वाली संस्था अर्थात संसद, जिसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का सीधा अर्थ है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को लागू करवाना। इसके बाद आते हैं न्यायपालिका। बनाए गए नियम कानून को पालन करवाने का कार्य न्यायपालिका का होता है। अब हम जानेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका का सीधा अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था। समस्त कानून नियम
संसद द्वारा बनाए जाते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति होते हैं। विधायिका के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। बहुत से लोगों को विधायिका के बारे में जानकारी नहीं होगी। विधायिका के बारे में जानकारी करने के लिए हम सरल भाषा में देखेंगे। प्रत्येक 5 वर्ष में जनता अपने मत से अपने क्षेत्र में एक एक जनप्रतिनिधि चुनती है, जिसे हम सांसद के रूप में जानते हैं। वह सांसद लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, वहाँ का सदस्य होता है। इसी तरह राज्य के चुने हुए विधायक विधानसभा सदस्य अपने मत का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। और सांसद और विधायक दोनों मिलके राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं और भारत का राष्ट्रपति चुनते हैं। यह तीनों मिलके संसद कहलाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इन्हीं तीनों को लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को व राष्ट्रपति को ही विधायिका कहा जा सकता है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता की समस्या के हिसाब से, देश की सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से नियम कानून बनाने के लिए प्रस्ताव अपने सदन में प्रस्तुत करती है। उस सदन में लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने पर पास हो जाता है। उसके बाद में वो राज्यसभा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा बुद्धिजीवियों की एक सभा होती है, जिसमें उस बिल को पारित करने में दूरगामी परिणामों को देखते हुए उस पर अपना मत प्रकट किया जाता है। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वो कानून बन जाता है। विधायिका के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि जनता अपने क्षेत्र के विधायक को चुनती है और विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनाव करती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग होता है। विधायिका में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की मदद के लिए या राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जिसका गठन प्रधानमंत्री अपने विवेक से करता है और राष्ट्रपति के पास भेज देता है, जिसका कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को आम जनमानस तक लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका का होता है। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून योजनाओं को नियमानुसार लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका का होता है। विधायिका ही कार्यपालिका का चयन करती है। कार्यपालिका पूर्ण रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद व अन्य प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में हम सभी लोग जानते होंगे। न्यायपालिका में भारत के सभी न्यायालय आते हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और सभी राज्यों की सभी जिलों में अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इसका कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन कराने का कार्य होता है। विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून में यह भी देखना कि कहीं विधायिका द्वारा नए नियम कानून बनाते समय किसी मूल संविधान से छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही या किसी अन्य कानून का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। इसमें हमारे समस्त प्रकार के न्यायालय आते हैं। अब बात
करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। सीधे शब्दों में समझते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में राजनीतिक लोग होते हैं जिनका कार्यकाल एक निश्चित अवधि के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए होता है। और स्थायी कार्यपालिका किसी निर्वाचन द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाते हैं या अन्य किसी भर्ती एजेंसी द्वारा चुने जाते हैं, जिनका काम होता है राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना। आइए परिभाषा के रूप में देखते हैं। कार्यपालिका में सबसे सर्वोच्च स्थान राजनीतिक कार्यपालिका का होता है। इसे जनता निश्चित अवधि के लिए अपने मत से चुनती है। इसमें सभी प्रकार के मंत्री होते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए नीति नियम लागू करवाते हैं, प्रशासनिक नौकरशाही को निर्देशित करते हैं, साथ ही जवाबदेही तय करते हैं। दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में उच्च अधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, तथा जिनका कार्यकाल स्थायी होता है। ये किसी निर्वाचन से नहीं चुने जाते हैं। इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। इसमें भारतीय प्रशासनिक अधिकारी व अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी आते हैं। आइए पढ़ते हैं संघ कार्यपालिका के बारे में। संघ कार्यपालिका, जैसा कि हमने बताया कि राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका होता है। स्थायी कार्यपालिका में समस्त नौकरशाही आते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको पीएमओ से लेके जनपदीय स्तर तक के नौकरशाही अधिकारी कर्मचारियों के बारे में बताएंगे कि किस तरह ये नीचे से ऊपर तक समन्वय स्थापित करके अपना कार्य करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में सबसे उच्च स्थान जो है वो प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है। उस गठन में जो प्रधानमंत्री के बाद वरिष्ठतम मंत्री माने जाते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहते हैं। बहुत से लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री एक ही होता है और मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आपके आ जाते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सभी मंत्री मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। और मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। आपात स्थिति में निपटने के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। कोई ऐसी समस्या आ जाए देश में कि गोपनीयता बनाए रखी जाए और कम से कम समय में निर्णय लिया जा सके, तो ऐसे में 15-20 मंत्रियों का एक समूह होता है, जिसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठतम मंत्री होते हैं। इसके बाद इनकी मदद के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने विभाग के मामले में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं और ये कैबिनेट मंत्री की मंत्रिमंडल की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार उस समय रखते हैं जब मामला इनके विभाग से संबंधित हो। इसके बाद बात करते हैं राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री भी कैबिनेट मंत्री के एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। आइए प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यों अर्थात संघ का प्रमुख बताया गया है, किंतु राष्ट्रपति मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि भारत का नेतृत्व राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री की अपेक्षा शक्तियां कम होती हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था
से संबंधित समस्त निर्णय लेने का अधिकार मंत्रिपरिषद का होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यानी राष्ट्रपति भारत के प्रमुख के तौर पे ही जाना जाता है। कार्य व शक्तियों के मामले में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहीं गुना ताकतवर होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को राज्य अर्थात संघ का प्रमुख बताया गया है, किंतु राष्ट्रपति मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया। और इसका मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति भी उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। यदि संसद में किसी मंत्री से कोई किसी विभाग से या देश राज्य की सुरक्षा से संबंधित सदन का कोई भी सदस्य सवाल करता है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही तय करती है। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की दशा में वह अपने विवेक से सबसे ज़्यादा सांसद वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ एवं कार्यावधि के बारे में। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रह सकता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहेगा तब प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री सदन में जब अपना बहुमत खो देता है उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री से उसका त्यागपत्र मांग ले। त्यागपत्र न देने की स्थिति में उसे उसके पद से बर्खास्त कर। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खोने अर्थात विश्वास मत प्राप्त न होने की दशा में, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, प्राप्त न होने की दशा में राष्ट्रपति उससे त्यागपत्र मांग सकता है। त्यागपत्र न देने की स्थिति में बर्खास्त भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य देखते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। वह किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। इसका मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री जिस किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सदन का सदस्य हो या ना हो, उसे मंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति उसे मंत्री इस शर्त पे बना देता है कि उसे 6 माह के अंतर सदन की सदस्यता लेनी होती है। वह किसी भी मंत्री के विभाग को बदल सकता है। प्रधानमंत्री एक प्रकार से पूरे भारत में सभी विभागों का मुखिया होता है। वह अपने कार्य को कम करने के लिए मंत्रियों के मध्य में विभागों का बंटवारा कर देता है। इसलिए उसको यह अधिकार भी होता है कि वह किसी भी विभाग के मंत्री का विभाग बदल सकता है या किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने हेतु कह सकता है। राष्ट्रपति से भी मंत्री से त्यागपत्र मांगने हेतु कह सकता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वह राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ही इन पदों पे अपने विवेकानुसार या मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति को परामर्श देता है नियुक्त करने के लिए, और राष्ट्रपति बाध्य भी होता है कि मंत्रिपरिषद जिस भी व्यक्ति की संस्तुति इन पदों पे नियुक्त करने के लिए करता है, राष्ट्रपति उन पदों पे उस व्यक्ति को नियुक्त करे। वह संसद सत्र बुलाने हेतु राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है। इसका मतलब यह है कि वह स्वयं संसद सत्र का आह्वान नहीं कर सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति से कह के संसद सत्र का आह्वान कर सकता है। वह सरकार का मुख्य प्रधान होता है। वह सरकार की नीतियों की घोषणा होती है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह सभी दलों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। जब कभी देश की सुरक्षा की बात आती है तो वह सर्वदलीय बैठक भी करता है। किसी संवेदनशील मुद्दे पे पक्ष विपक्ष की सामूहिक बैठक करता है और सार्थक व कारगर निर्णय लेने में अहम भूमिका अदा करता है। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के मध्य में समन्वय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वह एक दूसरे के प्रति बंधे हुए होते हैं, बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के नियंत्रण में होते हैं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति सरकार के क्रियाकलाप संबंधी जानकारी मंत्रिपरिषद से ले सकता है। इसका मतलब देश की किसी भी सरकार की कार्यशैली के प्रति यदि राष्ट्रपति उनके निर्णयों के बारे में मंत्रिपरिषद से पूछते हैं तो मंत्रिपरिषद बाध्य है कि वह सरकार के क्रियाकलाप, उनकी नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को बताए। किसी अहम संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह भी ले सकती है और मंत्रिपरिषद को सलाह देनी भी पड़ती है। अब हम बात करते हैं भारत के अब तक के प्रधानमंत्री के बारे में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। जवाहरलाल नेहरू का राजनैतिक दल भारत राष्ट्र कांग्रेस था। इनका चुनावी क्षेत्र इलाहाबाद फूलपुर था। जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा, जो कि वरिष्ठ संसद सदस्य थे और कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उन्हें कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था 27 मई 1964 से। उनका कार्यकाल 9 जून 1964 तक रहा। वह भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ते थे। गुलजारी लाल नंदा जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री का भी चुनावी क्षेत्र इलाहाबाद था। यह भी भारत राष्ट्र कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे और लाल बहादुर शास्त्री की भी आकस्मिक मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया, कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।
इनका दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक का रहा। गुलजारी लाल नंदा जी की बाद जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी जी भारत की 5वीं प्रधानमंत्री थीं। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इनका चुनावी क्षेत्र रायबरेली था। वह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रधानमंत्रित्व काल में वह मंत्रिमंडल में थीं और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहीं। इन्हीं के समय में सन 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और जिसमें भारत की जीत हुई थी। सन 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित किया था, जिसका कांग्रेस को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद से ही कांग्रेस का विघटन हो गया था, जिसमें से एक गुट का नेतृत्व मोरारजी देसाई जी ने किया था। मोरारजी देसाई भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहा। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जो प्रधानमंत्री बने। हालांकि इन्होंने पहले भी कई बार प्रधानमंत्री बनने का प्रयास किया किंतु नहीं बन पाए। आपातकाल के बाद ये पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। इनका चुनावी क्षेत्र गुजरात था। इसके बाद चौधरी चरण सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इसके बाद इंदिरा गांधी भारत की 8वीं प्रधानमंत्री दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनी और इस बार इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। 1984 में इनके अंगरक्षकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद इनके पुत्र राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इनका भी चुनावी क्षेत्र अमेठी था। राजीव गांधी के बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह ने शपथ ली और भारत के प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह का कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक रहा और ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे। फतेहपुर इनका चुनावी क्षेत्र था। भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। ये भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लीडर थे। नाडियाल आंध्र प्रदेश इनका चुनावी क्षेत्र था। 13वें प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी बने, जिन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी, और जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। हालांकि इनकी सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, लेकिन इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहा। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी थे, जिनका
चुनावी क्षेत्र कनकपुरा कर्नाटक था। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहा। एच.डी. देवगौड़ा जी के बाद भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में आई.के. गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1908 तक रहा। इसके बाद 16वें प्रधानमंत्री दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और इस बार इनका कार्यकाल 19 अक्टूबर 1999 से 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। इसके बाद 17वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए, जो 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक अपना कार्यकाल किया। इसका मतलब ये 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और ये राज्यसभा सांसद के रूप में प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भारत के 18वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, जो अब भी हैं, 2014 से अब तक के प्रधानमंत्री रहे। अब बात करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने या ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे। इसमें पहला नाम आता है मोरारजी देसाई का, जो बम्बई राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री रहे और ये बम्बई राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद बम्बई राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था, गुजरात और महाराष्ट्र में, और मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1952 से 31 नवंबर 1956 तक रहा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे। ये 2 बार उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे। पहला कार्यकाल इनका 3 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से लेके 1 अक्टूबर 1970 तक रहा। इसके बाद वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक रहा। चौथा नाम है पीवी नरसिम्हा राव, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 30 सितंबर 1971 से 10 जनवरी 1973 तक। पांचवा नाम है एच.डी. देवगौड़ा का, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 1994 से 31 मई 1996 तक रहा। छठा नाम है नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक रहा और ये 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कुल 12 वर्ष 227 दिन का कार्यकाल अपना पूरा किया। इसके बाद ये 22 मई 2014 से बात करते हैं भारत की वर्तमान राजनैतिक कार्यपालिका के बारे में। इसमें मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त वह सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वह सभी प्रधानमंत्री के पास हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद के कितने अंग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, किचन मंत्री,
किचन कैबिनेट, उप प्रधानमंत्री, सभी के बारे में हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।